नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान विद ममता में स्वागत है। आज की यह वीडियो लाख की चूड़ियाँ कहानी पर आधारित है। इस कहानी के कहानीकार कामता नाथ जी हैं। कहानी पढ़ाने से पूर्व आप सभी से मेरा आग्रह है कि मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, आज मैं आपको 8वीं कक्षा का ये द्वितीय अध्याय लाख की चूड़ियाँ समझाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से पाठ की व्याख्या को समझेंगे और पाठ क्या मतलब लेकर आया है, किन संदर्भों को हमारे सामने रखता है, वो हम सभी उस बात को समझेंगे। चलिए, मैं एक बारी बारी से आपको एक एक पंक्ति पढ़ती जाती हूँ और मतलब समझाती जाती हूँ, ठीक है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। देखिए बच्चों, जब आपको कोई बहुत चीज़ पसंद होती है और उस पसंदीदा चीज़ को कोई बड़ा व्यक्ति आपको लाकर देता है, तो आप क्या करते हो? आप उस व्यक्ति के प्रति भी पसंद बनाने लगते हो, यानी वो व्यक्ति भी आपको पसंद आने लगता है। मान लो आपके घर में आपके चाचा जी हैं, वो आपकी पसंद की सारी चीज़ें करते हैं, तो आपको अपने चाचा जी बहुत पसंद आते हैं और उनके द्वारा दी गई चीज़ आपके जीवन में बहुत महत्व रखती है। तो यहाँ पर जो एक बच्चा है वो ये बता रहा है कि सारे गांव में, यानी पूरे गांव में, जब वो कल्पना करता है, देखता है, सबको इमेजिन करता है, तो उसे कौन बस याद आता है, कौन पसंद आता है? बदलू काका। बदलू काका उसे क्यों पसंद आता है? क्योंकि बदलू काका जो है उसे रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देते थे, जो उसे बहुत अच्छे लगते थे। आपको ही पता है ना, छोटे बच्चे रंग बिरंगी चीज़ों को देख के बहुत आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर वो छोटा बालक, बच्चा जो बालक है, वो क्या है, वो उन रंग बिरंगी गोलियों को देखता है और उसका मन उनके प्रति मोह जाता है। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। यहाँ तक मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर वो व्यक्ति, वो जो छोटा बच्चा है, वो बोल रहा है कि बदलू काका जो है मेरे मामा के गांव के थे। आप भी देखोगे कि आपकी माँ के गांव में उनके सभी जो भाई हैं, आप उन्हें मामा कहकर बुलाते हो, परंतु यहाँ पर वो बालक ये बताता है कि जिस प्रकार से सभी बच्चे वहाँ पर उन्हें काका काका कह के बुलाते थे, तो मेरे कानों में काका शब्द पड़ गया, मुझे वो समझ में आया और मैं वही काका शब्द सभी बच्चों के अनुसार, जैसे सभी बच्चे बोलते थे, मैं भी उन्हें स्वाभाविक रूप से उन्हें काका काका कह के बुलाने लगा, मामा कहने के बदले। अब वो बता रहे हैं यहाँ पर कि जो बदलू काका थे, जो उनके बदलू मामा थे, वो कहाँ पर रहते थे? बदलू का मकान कुछ ऊंचे स्थान पर बना था, मतलब जो उनका घर था वो थोड़ी सी ऊंचाई पर था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। नीम का वृक्ष तो आप सभी जानते हैं, वृक्ष मतलब पेड़, तरु। आप इसके अर्थ तो समझते हैं ना, भूलिएगा नहीं बच्चों, ठीक है। सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था, यानी पेड़ वो बहुत पुराना हो चुका था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। जो बदलू था वो उसके नीचे ही बैठता था। आप देखते होंगे जब आप गांव जाते होंगे तो बहुत सारे लोग पेड़ के नीचे ही बैठकर बहुत सारा ऐसा काम करते थे जहाँ पर उन्हें आसानी महसूस हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है पेड़ हमें क्या देते हैं? छाँव देते हैं। वो अपनी छाँव के नीचे हमें शीतलता प्रदान करते हैं। तो बदलू दिन भर धूप से बचे, इसके लिए उसने उस नीम के पेड़ के नीचे का आसरा ढूंढा था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी, भट्टी जिसमें वो लाख की चूड़ियों का काम किया करते थे। तो बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वे लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वे उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। अब यहाँ पे सलाख क्या है बच्चों?
सलाख क्या है आपका? सलाख जो है सलाई है एक तरह की, या धातु की छड़ होती है जिसके सहारे से जो चूड़ियों का निर्माण करने वाला व्यक्ति होता है वो उसको क्या देता है? आकार देता है। ठीक है, सलाख में उसके सहारे से उसको घुमाता है, उठाता है वहाँ पर, ठीक है, और उसके सहारे से उसको शेप बनाने की कोशिश करता है, डालता है, शेप में डालने की कोशिश करता है उसके सहारे से, क्योंकि आपको पता है गरम गरम होता है और गरम चीज़ में ही क्या है कि आप उसको कोई ना कोई आकार दे सकते हो। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि बगल में यानी जो बदलू काका थे उनके बगल में एक छोटी सी भट्टी दहकती थी जिसमें वो लाख को पिघलाते थे, और सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख मुलायम होने तक, यानी चौखट पर वो लाख जो पिघलाया उसको मुलायम होने तक ठंडा होने के लिए रख देते थे। ठीक है, मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देते थे। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ पे? जिस तरह से सलाख की छड़ होती है पतली पतली, उसी तरह से वो उसके समान उसको बनाते थे। आपने अपनी मम्मी के हाथ में भी चूड़ियाँ देखी होगी ना, कुछ मोटे कड़े की होती है, कुछ पतली चूड़ियाँ होती है, कुछ मोटी चूड़ियाँ होती है। तो वहाँ पर वो उसी तरीके से कि के जैसे छड़ होते हैं अलग अलग आकार के, उसी तरह से उन चूड़ियों को आकार देने की वो कोशिश करते थे। ठीक है, पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। मुंगेरी क्या है? मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती थी। समझ में आया? क्या करते थे उससे? ठोकने पीटने के, मतलब उसको आकार, जैसे आपने मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार को देखा है ना, वो किस तरह से आकार देने के लिए अंदर से हाथ लगाता है, बाहर से उसको ठोक देता है। तो वो क्या है, उसी तरीके से चूड़ी बनाने के लिए भी वो किसी न किसी चीज़ की सहायता लेता है। उस चीज़ क्या है? मुंगेरियाँ। ठीक है, और वो क्या होती है? उसको ठोकने पीटने के काम आती है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि चूड़ियों को सही आकार दिया जा सके। तो मुंगेरियाँ रखी रहती थी जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था, यानी किसी के सहारे जो वो वस्तु के ऊपर सहारा लगा के उन चूड़ियों को आकार देने की बदलू काका पूरी कोशिश करते थे। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, पश्चात मतलब बाद में, यानी जब वो सारी चूड़ियाँ बना लेते थे, एक दिन का अपना कॉन्सेप्ट जो रखते थे कि टारगेट रखते थे कि मुझे इतने दिन में एक दिन में मुझे इतनी चूड़ियाँ बना लेनी है, तो वो उतनी चूड़ियाँ बनाकर फिर उसके बाद क्या करते थे? उसमें रंग भरा करते थे। आगे बढ़ते हैं। बदलू ये कार्य सदा ही एक मच्छिए पर बैठा करता था जो बहुत ही पुरानी थी। ठीक है, मच्छिया क्या होता है बेटा? बच्चों, जो मच्छिया होता है वो बैठने का एक तरीके का साधन बनाया जाता है, और वो कैसे, जो सुतली होती है ना, रस्सियाँ देखते हैं ना, तो पतली पतली रस्सियों के सहारे से, जैसे खाट होती है गांव में, तो छोटे से आकार में स्क्वायर में उसको निर्माण कर दिया जाता है जो कि बैठने में सहायता देते हैं। आप गांव में कभी गए हो तो आप लोगों के मुंह से भी सुनोगे कि मच्छिया पे बैठा जाता है। ठीक है, तो बदलू ये कार्य मतलब काम सदा एक मच्छी पे बैठ के किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वे बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। ऐसा क्यों था? क्योंकि उसे बदलू काका के द्वारा बनाई गई जाने वाली जो चूड़ियाँ थी बहुत ही आकर्षित करती थी, और फिर बदलू काका के द्वारा दिया जाने वाला गोल गोल वो रंग बिरंगा लाख का गोला, वो उस बालक को बहुत ही आकर्षित करता था। ठीक है, गांव में मेरा दोपहर का समय, यानी जो दोपहर के समय बच्चे अपने साथियों के साथ खेला कूदा करते थे, तो जब भी इस बच्चे को मौका मिलता तो वो बदलू काका के पास पहुंच जाया करता था। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक बच्चियाँ मंगा देता। जैसे ही वो बालक बदलू काका के पास पहुंचा तो बदलू काका उसका बहुत ही सम्मान करते थे, और एक तरह से मानते थे कि वो बेटी के घर का बच्चा है, तो उसको पूरा तवज्जुह देते थे। जैसे आप अपने मामा के घर जाते हो, नानी के घर जाते हो, तो आपको मान सम्मान मिलता है ना, तो उसी प्रकार से उस बच्चे को भी बहुत मान सम्मान मिलता है वहाँ पे। और वो जो बदलू काका है वो उसे लल्ला कह के बुलाया करते थे।
मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण मतलब एक तो पल चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। मतलब नववधू क्या होता है बच्चों? नई दुल्हन को कहते हैं, वधू मतलब दुल्हन को। तो जिस तरह से नई नवेली दुल्हनें अपने हाथ में, आप देखते हैं ना, चूड़ा जब नई दुल्हन पहनती तो कितना सुंदर लगता है, तो ऐसे ही जिस प्रदेश में लाख की चूड़ियाँ फेमस है, जैसे राजस्थान में या बिहार के कुछ क्षेत्रों में, उसी प्रकार से उनके सुहाग के जोड़ों में इसको शामिल किया जाता है। तो जब वो नई नवेली दुल्हनें इस जोड़े को पहनती है, चूड़े के जोड़े को पहनती है, तो बहुत ही सुंदर लगता है और वो निहारती भी है। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो कल्पना कर रहा है कि बदलू काका को क्षण के लिए इमेजिन करते, कल्पना करते हैं कि जब वो चूड़ियाँ नववधू के हाथ में जाएगी तो कितनी सुंदर लगेगी। ठीक है। बदलू मनिहार था। मनिहार मतलब जो चूड़ी बनाने वाली एक जाति होती है, उसको मनिहार कहते हैं, जो बेचते हैं चूड़ियों को। ठीक है। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। अब यहाँ पे पैतृक शब्द आया है। ठीक है। तो पैतृक के लिए बेटा आप लोग क्या अर्थ लोगे? जो हमें पिता से विरासत में मिलता है, कुछ भी संपत्ति या काम करने का तरीका जो हम अपने पिता से या अपने दादा से पिता में और पिता से फिर हमें जो प्राप्त होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पैतृक कहते हैं। यानी जो हमें पिता के वंश से प्राप्त होता है। समझ में आया? तो पैतृक क्या है आपका? पूर्वजों का पिता से जो प्राप्त पुश्तैनी जो भी सामान है, हम उसे पैतृक के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो बदलू मनिहार था, चूड़ियाँ बनाने वाला उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत बहुत थी। यानी बदलू काका जो चूड़ियाँ बनाते थे, गांव में और गांव से जुड़े अन्य जो गांव थे, बहुत ही उन चूड़ियों की मांग करते थे। ठीक है। खपत यानी कितना उसकी मांग हो रही है। ठीक है। माल की कितनी बिक्री हो रही है, ये सब इससे जुड़ता है। कई बार आप मैथ के क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे खपत जैसे शब्द आपको सुनाई देंगे। ठीक है। गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। यानी उसके गांव में सभी स्त्रियां उसी की बनाई हुई चूड़ियों को पहनती थी। ठीक है। आसपास के गांव में उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वे कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता ना था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। देखिए बच्चे, यहाँ पर वस्तु विनिमय मिला है। तो वस्तु विनिमय का तरीके का अर्थ होता है कि जब हम एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को प्राप्त करते हैं या वस्तु को देते हैं। पहले के समय में बच्चों पैसे का लेन देन ज़्यादा नहीं चलता था। लोग क्या करते थे, एक वस्तु, मान लो मेरे पास गेहूँ है और सामने किसी के पास दूसरा सामान है और मुझे उस सामान की आवश्यकता है, उसके पास दाल है, तो मैं अपना कुछ गेहूं देके उसके बदले उतना दाल उससे प्राप्त कर लिया करती हूँ। तो ये पहले भी हमें दिखाई देता था कि वस्तु विनिमय क्या होता है। माफ़ी चाहते हैं, कुछ थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। तो उसका अभी तक वस्तु में विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय मैंने आपको समझाया कि जब हम एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को देते हैं या लेते हैं, इसे वस्तु विनिमय का तरीका कहा जाता है। ये हमारे पहले के समय में ऐसा होता था, परंतु आज क्या होता है, हम मार्केट में जाते तो एक सामान के बदले हम पैसा ही देकर उसको लेकर आते हैं। ठीक है। अब आगे ये चीज़ आपने कई बार गाँव में भी देखा होगा बच्चों की, जब आप गाँव जाते हो बर्फ़ वाला आता है, बर्फ़ वाला मतलब आइसक्रीम वाला, हम उसे गाँव में बर्फ़ वाला कहते हैं, समझे। तो हम उसको अगर हमारे पास पैसा नहीं है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, गांव में अपने घर का थोड़ा बहुत अनाज ला के देते हैं, उसके बदले वो हमें बर्फ़ दे देता है और बच्चे बड़े चाव से इसे खाते हैं। तो ये भी एक तरीके से क्या है, वस्तु विनिमय का तरीका होता है। समझ गए? उम्मीद करती हूँ समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। और आप अपने घर में मम्मी पापा से भी पूछेंगे तो वो भी इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। और लोग अनाज के बदले से चूड़ियाँ ले जाते थे। समझ में आया? अनाज देते थे और चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा था। यानी उसके स्वभाव की, उसकी चरित्र की विशेषता बताई जा रही है कि वो कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। यानी जब किसी के घर में शादी विवाह है तो उसको वो थोड़ी सी जिद करता था कि उसकी पसंद की चीज़ें या उसके मन मुताबिक उसको चीज़ें मिले। क्यों? क्योंकि वो सुहाग का जोड़ा देने जाता था और ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों के ज़रिए कुछ
महत्वपूर्ण चीज़ें संभव होती है तो उनको समाज में बहुत ही तवज्जो या उनका मान सम्मान किया जाता है। तो यहाँ पे कहा भी जा रहा है कि वो जब शादी विवाह का समय आता था थोड़ी सी जिद पकड़ लेता था, जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पे जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहा लग गए थे मतलब बहुत मेहनत का काम, ये मुहावरा है आपको, ठीक है। उसे मनाने में उस परिवार के लोगों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलते, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग से। बेटा जब आप गांव के यहाँ से अगर जुड़े हैं तो आप अपने मम्मी पापा से ही पूछेंगे कि मनिहार, लुहार, फिर उसके बाद इसी तरह से बढ़ई, ये सारे जो लोग हैं आपकी शादी वगैरह के काम में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और इन लोगों का अपना अलग अलग से नेक बनता है और हमारे परिवार के जो लोग शादी करवा रहे होते हैं वो इन लोगों का नेक संभाल के रखते हैं। उनके आने पर उनको बड़े ही प्रेम पूर्वक वो नेक दिया जाता है। उस व्यक्ति के, उस औरत के नेक के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्य को भी खुश करने की पूरी कोशिश की जाती है और ये कहा जाता है कि उनको खुश करने का मतलब अब हमारे जो नया जीवन बच्चों का शुरू होने वाला एक आशीर्वाद, उनके मुंह से निकलने वाला एक आशीर्वाद लगता है। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करती हूँ बात समझ में आई होगी बच्चों आप लोगों को। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। किससे चिढ़ थी? कांच की चूड़ियों से। आप देखिए चैप्टर का नाम क्या है? लाख की चूड़ियाँ, यानी लाख की चूड़ियाँ किसी के जीवन का अस्तित्व था, ठीक है। आप जब कहानी को अंत तक पढ़ेंगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे एक लाइन में लिखा भी है, कामता नाथ जी बता रहे कि कांच की चूड़ियों से उसे बहुत ही चिढ़ थी। यदि किसी स्त्री के हाथों में से कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ता मतलब उसको बहुत क्रोध आता, गुस्सा आता कि लोग कांच की चूड़ियों को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता और जैसे ही वो किसी स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियाँ देता तो उसको बुरा लगता और उस स्त्री को भी 3-4 बातें सुना देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में। आप भी देखते हैं जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप उसके जीवन की दिनचर्या के बारे में अवश्य पूछते हैं। तो बदलू काका भी वहाँ पर उस बालक से उनकी दिनचर्या के बारे में पूछते हैं। कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में और कभी शहर के जीवन के बारे में कि लल्ला तुम वहाँ रहते हो, आपके शहर में क्या क्या होता है। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती थी और घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। यहाँ पे देखिए बदलू काका के द्वारा क्या किया जा रहा है। यहाँ पर बदलू काका के द्वारा माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा सा पेज पीछे हो गया है, थोड़ी सी आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी बच्चों। हाँ, ये पेज हमारे पास आ गए हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़ के, यानी बदलू काका ने व्यंग्य मारा है कि आप देखते हैं हमारे गांव समाज में क्या होता है, स्त्रियाँ अपने पुरुष के साथ अपने परिवार के बड़े लोगों के सामने खड़ी नहीं हुआ करती थी, ठीक है। आज भी कई गांव में ऐसा होता है कि स्त्रियाँ अपने पुरुषों के साथ बड़े लोगों के सामने, बड़े बुजुर्गों के सामने नहीं जाती हैं, सर पे पल्ला रखती है। तो यहाँ पे वो यही कह रहे कि जब बदलू काका ने बोला कि शहर में क्या है तो वहाँ पे वो बालक कहता है कि शहर में तो सभी औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती है। तो वो कहते हैं कि वो शहरों का काम है, शहरों में तो हो जाएगा, लेकिन गाँव में अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। वो इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। वो कहते हैं कि हमारे मान सम्मान में क्या होती है, मान सम्मान हमारा घटता है अगर हम कांच की चूड़ियों को पहनते हैं। हमारी परंपरा में ऐसी, हमारी सभ्यता में, हमारी परंपरा में कांच की चूड़ियों का महत्व नहीं है। हम लाख की चूड़ियों से जुड़े हुए हैं, वही हमारे जीवन का आधार है। तो यहाँ पर वो शहर की औरतों के ऊपर व्यंग्य मारते हुए भी कहते हैं, कटाक्ष करते हुए भी कहते हैं कि वो तो अपने हस्बैंड के साथ, अपने पतियों के साथ तो सड़कों पे हाथ पकड़ के घूमती हैं। फिर एक और व्यंग्य मारते हैं,
लाख की चूड़ियों का भार उनकी नाजुक कलाइयाँ थोड़ी पकड़ पाएंगी, क्योंकि कहा जाता है कि शहर में औरतें इतना मेहनती काम नहीं करती। गांव की स्त्रियाँ क्या करती है, बहुत मेहनती का काम करती है, मेहनत का काम करती है। अगर आप अपने मम्मी दादी वादी से बात करेंगे तो वो अपने जीवन की जब दिनचर्या आपको बताएंगी तो वो बताएंगी कि वो सुबह ही सुबह किस प्रकार से गेहूँ पीसती थी, दिन भर के लोगों के लिए भोजन जुटाती थी, खेतों में किस तरह से काम करती थी। तो यानी वो यहाँ पर बदलू काका ये बता रही कि जो शहर के जीवन से गांव का जीवन जो जीना है वो थोड़ा कठिन है, क्योंकि वहाँ पे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। बदलू कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता है। अच्छी खासी खातिर यानी कई बार जो आपको बहुत पसंद हो, आपके लिए काफ़ी अच्छा करता है तो आपको अच्छा लगता है ना, तो अच्छी खासी खातिर करना मतलब उसको मेहमान उसकी नवाजी बहुत अच्छे से करते थे। कौन? बदलू काका जी। जिन दिनों उसकी गाय जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वे सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे बहुत अच्छा लगता था वह ये था कि लगभग रोज की तरह वे मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था। यानी बदलू काका उसके लिए गाय के दूध की मलाई बचा के रखते थे, उनके लिए आम भी बचा के रखते थे उन बालक के लिए। तो वो कहते हैं इन सब बातों का तो महत्व है मेरे जीवन में, परंतु और भी सबसे अच्छी बात क्या है, जब बदलू काका मेरे लिए लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देते हैं, वो मुझे बहुत ही आकर्षित करती है, मेरा मन मोह लेती है। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिता की एक और के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। यहाँ पे बच्चा बताता है कि एक लंबा समय गुजर गया था और अपने मामा के यहाँ मैं वापस नहीं आ पाया था। उसका कारण क्या बताया कि मेरे पिताजी का तबादला हो गया था, उनके शहर की बदली हो गई थी। एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव में ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। देखिए बच्चों, जब आप छोटे थे तो आपके गेम कुछ और थे, आपके खेल कुछ और थे ना। आप छोटे थे तो पकड़म पकड़ाई खेला करते थे, थोड़े बड़े हुए तो किसी की किसी और चीज़ में रुचि हो गई। छोटे थे तो गुड़िया खेलते थे, थोड़े और बड़े हुए तो आपका समूह बन गया, फ्रेंड्स के साथ खेलते थे। होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे वो कह रहा है कि 10 साल बीत गए, मैं बदलू काका से नहीं मिला। मेरे शरीर में भी बदलाव हुए, मैं बड़ा हो चुका था और मेरे मस्तिष्क में भी बदलाव हो चुके थे। अब मेरा बचपन जैसा मेरा दिमाग नहीं था, बचपना नहीं था मुझ में, और मेरी गोली खेलने की भी अब रुचि मुझ में नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया, और जब मैं इतने लंबे समय के बाद अपने मामा के घर वापस लौटा तो मुझे बदलू काका का बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गाँव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। सभी स्त्रियों ने क्या पहनी है? कांच की चूड़ियां पहनी है। विरले यानी 1-2 ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात ये हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की, यानी कुछ दिनों तक जब वो अपने मामा के यहाँ रहे, तो सहसा मतलब अचानक मुझे किसकी याद आई? बदलू काका की। क्यों आई? देखिए यहाँ पे लिखेंगे। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कुलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। यानी जब उसने देखा कि कांच की चूड़ी गिरने से, क्या आपको पता है ना, कांच खतरनाक भी है, वो हाथ वाथ में धंस जाए, चोट लग जाए तो कितना ब्लड निकलता है, और अंदर कांच चला जाए तो उसको निकालना भी बड़ा ही कठिन हो जाता है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जब उसकी बहन के हाथ में चोट लग गया तो उसको एकदम कांच के ज़रिए ही कांच की बातों का जिक्र होने लगा और उसके दिमाग में बदलू काका का ध्यान हो आया। ठीक है। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और कुछ देर तक मेरी ओर निहारता रहा। जब हम बहुत समय बाद किसी को देखते हैं, एक छोटी अवस्था से बड़ी अवस्था
में पहुंच चुका है वो बच्चा, कितने सारे उसके फीचर्स में चेंजेस आए होंगे। तो जब वो बदलू काका उसको देखते हैं तो एक पल के लिए चुप हो जाते हैं, ध्यान से देखती है कौन है जो मुझे काका कह के बुला रहा है, मैं तो उसको पहचानता ही नहीं। समझ रहे हैं ना। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। निहारता मतलब देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका। उस बच्चे का नाम क्या था? जनार्दन, जो कि अब बड़ा हो चुका है। आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। उसने क्या कहा कि जब मैं छोटा था तो आपके पास आया करता था और आपके पास से मैं सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनवा कर ले जाता था। बदलू फिर चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। यानी बदलू काका क्या थे, कुछ पल के लिए चुप हो गए, उसकी बातों को सुना और सोचने लगे कौन है जिसको मैं ऐसे गोलियां देता था। तो उन्होंने अपनी पुरानी बातों में सारी बातों की उधेड़ बुन की। तब उन्हें एकदम से उस बच्चे का नाम याद आया, उसे क्या कह के बुलाते थे, देखो आगे लिखा भी होगा। और तब एकदम से बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो। बहुत दिन बाद गांव आए? हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका। ये किसने कहा? जनार्दन ने। जनार्दन कौन? वही छोटा बच्चा जो बड़ा हो चुका है। काका, मैंने चारपाई पे बैठते हुए उत्तर दिया। उस बालक ने कहा कि इधर आना नहीं हो सका, और वो इसको किस तरह से कह रहा है, आप एक इमेजिन कीजिए कि बोलते हुए वो बच्चा बैठता है। बच्चा नहीं है, वो बड़ा हो चुका है, उसका नाम जनार्दन है। इस बात को याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मच्छियाँ ही नजर आई, ना ही भट्टी। वो बेचारा बड़े उत्सुकता से इधर उधर देखता है, कौतूहल से देखता है कि अरे अब भी शायद जो बदलू काका है वो लाख की चूड़ियों का निर्माण कर रहे होंगे। तो परंतु जब वो देखता ना तो उनकी मच्छियाँ दिखाई दे रही, जिसपे वो बैठकर अपनी भट्टी चलाते थे, लाख को पिघलाते थे, उसको चूड़ियों का आकार देते थे, उसमें रंग भरते थे। इस तरह का कोई भी सामान उन्हें आसपास दिखाई नहीं दिया। आजकल काम नहीं करते काका? देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, वो काका से पूछ रहे हैं कि क्या आप कोई काम नहीं करते अब? नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो? वो कहते हैं कि अब मेरी बनाई हुई चूड़ियों को कोई पूछता नहीं है। अगर कोई पूछे तो मैं उस ग्राहक के लिए चूड़ियाँ भी बना दूँ। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। और यहाँ पे बदलू काका क्या कह रहे हैं कि माहौल बदल चुका है, अब लाख की चूड़ियों को कोई महत्व नहीं देता, सब कांच की चूड़ियाँ जो है उसके ऊपर आकर्षित हो गए हैं और उसी को महत्व देते हैं। कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ी में होती है वो लाख में कहाँ संभव है। देखिए जब आप देखेंगे लाख की चूड़ियाँ और कांच की चूड़ियाँ, तो कांच की चूड़ियाँ रंग बिरंगी दिखती है, आकर्षित करने वाली होती है, पर शायद वो जो सुंदरता है लाख की चूड़ियों में उतनी नहीं निकल पाती। तो वहाँ पे ये बोलता भी है कि मशीन का युग आ चुका है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इस मशीन युग से क्या हुआ, जो खेतों पे मजदूर काम करते थे, आज मजदूरों की ज़रूरत नहीं है, मशीन उस काम को कर जाती है। और सुंदरता कांच की चूड़ियों की जो चमकता उसकी जो सुंदरता है वो क्या करती है, औरतों की अपनी तरफ खींचती है, जितनी लाख की चूड़ियाँ नहीं खींच पाती है। यानी लाख की चूड़ियों को क्या बता रहे हैं यहाँ पर जो लेखक हैं बदलू काका के माध्यम से, कि हम अपनी जो हमारी सुंदर परंपराएं थी, शायद हम आज इस आधुनिकता के दौर में इस चमकता जो एक चमक है आधुनिकता की, उसमें क्या है, हम जकड़ गए हैं और हमारी जो पुरानी सभ्यता संस्कृति थी, उसका जो मोल था, उसको हम खोते हुए चले जा रहे हैं उसकी चकाचौंध में। समझ रहे हैं आप? वहाँ पर वही कह रहे हैं कि मशीन युग जब से आया है उसने क्या किया है, हम लोगों के हाथों को काट दिया है, और हमारे किए गए कार्यों को लोग अब तवज्जो नहीं देते, और वहाँ पर मशीनों से बनी हुई चीज़ों का महत्व ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन काश बड़ा खतरनाक होता है। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि भले आधुनिकता से काम आया है, लेकिन उसके क्या है, उसके नुकसान भी है। जब आप विज्ञान शाप या अभिशाप का ऐसे याद करते हो तो बेटा आप याद रखना, उसमें ये भी होता है कि अगर आप विज्ञान ने आपकी बहुत मदद भी की है तो उसके नुकसान भी है। समझ रहे हो ना आप लोग? भले मोबाइल फ़ोन आप इतना यूज़ करते हो, हाई स्पीड आपको मिल रही है फ़ोन में, लेकिन उसका नुकसान क्या है, हम अपने पक्षियों को तो ख़त्म कर दे रहे हैं।
ठीक है ना। इसका एक नुकसान तो हमें मिल ही रहा है। आपने 2.0 मूवी देखी होगी, वहाँ से आपको एक उदाहरण मिल गया होगा। तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके आसपास के जीवन में, जहाँ से आप इन चीज़ों को मान सकते हो कि विज्ञान भले अच्छा रहा है, मशीनी युग भले अच्छा रहा है, परंतु कहीं ना कहीं वो हमें अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे नुकसानों से भी जोड़ता है। तो लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। ये किसने कहा? जनार्दन ने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला, कहते कहते उसे खांसी आ गई। नाजुक तो फिर होता ही है, मतलब कांच तो नाजुक होता है। ये बात जैसे उस बदलू काका ने कही और उनके मुख से खांसी आ गई और वे देर तक खांसते रहे। मुझे लगा उसे दमा है, और एक पल के लिए उस व्यक्ति को क्या लगता है, कहीं उन्हें दमा तो नहीं हो गया। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। अवस्था मतलब उनकी उम्र हो चुकी थी, वो बूढ़े होने लगे थे और उनका शरीर भी ढल गया था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। आप कई बार बूढ़े व्यक्तियों का हाथ देखोगे या जिनका खान पान का सेवन अच्छा नहीं होता है तो उनके हाथों पे नसें उभर जाती हैं। जाने कैसे मेरी शंका भांप ली। और यहाँ पर जनार्दन कहते हैं कि शायद मेरे मन की बातों को वो जान जाते हैं और बोलते हैं कि दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। ये महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। बहुत बड़ी व्यथा मतलब कोई दुख, बहुत बड़ा दुख उनके अंदर घर किए हुए बैठा हुआ है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। देखिए जो बात मैंने कही थी, वहाँ पर लेखक ने, कामतानाथ जी ने जनार्दन द्वारा ये समस्या हमारे सामने ला के रखी है कि जैसे ही मशीनी युग आया उसने कितने सारे कारीगरों के, कितने मजदूरों के हाथ काट दिए। क्योंकि जहाँ पे 10 मजदूर काम करते थे, अपना पेट पालते थे, आज वो एक मशीन उस काम को कर रही है, जिसके कारण से 10 मजदूर तो घर पे बैठ गए, उनका घर कैसे चलेगा। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जैसे ही मशीनी युग ने आके भले समय की बचत की हो, परंतु जो लोग हैं, जो कारीगर हैं, उनका घर कैसे चलेगा, इस प्रश्न को लाकर वो हमारे सामने खड़ा कर देते हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी, और जैसे ये बात उन दोनों के बीच में होती है और दोनों चुप हो जाते हैं, तो इस शांति को देखकर जनार्दन को अच्छा नहीं लगता है और वो इस बात को कहते हैं कि आम की फसल अब कैसी है काका, मतलब बात को दूसरी तरफ ले जाते हुए। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर कहा। यानी जब एक अच्छी वाली बात, पुरानी यादों से जुड़ी हुई बात आ गई, तो मन पर एक छोटी सी मुस्कान आई और वो क्या बोलते कि बहुत अच्छी हुई है फसल। तो अंदर अपनी बेटी को आवाज़ देते हैं, कौन? बदलू काका जी। अरे लर्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होते हुए, मुखातिब मतलब मेरी ओर देखते हुए बोले, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल ही गया था। वो माफ़ी भी मांगते हैं कि मैं किन बातों को लेके बैठ गया और तुम्हें आम खिलाना ही मैं भूल गया। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा। तो जनार्दन कहते हैं कि काका बहुत आम खाए हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो वहाँ पे एक बच्चे को जो प्यार देते थे, स्वाभाविक रूप से आज भी वो छोटा बच्चा उनके लिए बच्चा ही है और अपना प्यार दिखाते हुए कहते हैं कि नहीं, तुम्हें आम खिलाए मैं कैसे जाने दे सकता हूँ। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मलाई की याद आ गई, क्योंकि वहाँ पर बदलू काका उन्हें मलाई खिलाया करते थे। तो एकदम से जब मलाई की याद आई तो मलाई से उन्हें गाय का स्मरण हो आया, याद आ गई। तो उन्होंने पूछा, गाय तो अच्छी है ना काका? गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दिए। यानी देखिए, मशीनी युग आया, कांच का व्यापार बढ़ गया, लाख की चूड़ियों को महत्व नहीं मिल रहा था, यानी काम धंधा भी बंद हो गया था और उनके खाने पीने के भी मुश्किल दिन बन पड़े थे। तो इसलिए उन्होंने अपने घर पर जो शोभा देने वाली गाय थी, द्वार पे जो खड़ी थी, उसको भी उन्होंने बेच दिया। किसके लिए? शायद पेट की भूख को मिटाने के लिए। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। यानी वो जो उनकी लड़की थी आम लेकर आती है डलिया में, तो उन आमों की संख्या देख के वो कहते कि इतने सारे आम मैं कहाँ खा पाऊंगा। तो यहाँ पर जो बदलू काका है जोर की हंस पड़ते और कहते, वाह 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 वाह। वे हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। यानी वो बताते कि अब तुम्हारी क्या उम्र, तुम तो शहर के रहने वाले हो, मैं तो गांव का था जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तो एक ही बखत में इसके 4 गुने आम खा जाया करता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया।
अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाँट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। यानी वो सिंदूरी आम, जो आम की एक जाति है, उसको वो देते हैं और कहते हैं कि ये पेड़ इसी साल तैयार हुआ है, चखो और बताओ कैसा है इसका स्वाद। रज्जो ने 4-5 आम उंजली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पे ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी मतलब बहुत ही सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, ये आखिरी जोड़ा बनाया था। यानी जब मेरी नज़र बदलू काका की बेटी के हाथों पे गई, जिसके हाथों में लाख की चूड़ियाँ थी, तो बदलू काका समझ गए कि मेरे जहन में कहीं ना कहीं लाख की चूड़ियों का ख्याल हो आया है। तो वो उसकी बात को भाप जाते हैं और ये कहते हैं कि ये आखिरी जोड़ा है जो मैंने बनाया था ज़मींदार साहब की बेटी के विवाह पर। ठीक है, यानी ज़मींदार साहब की बेटी के घर में विवाह था, उसकी बेटी के लिए वो जोड़ा बनाते हैं। 10 आने पैसा मुझको दे रहे थे, केवल 10 आने ही उसको पैसा दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। यानी उन्होंने क्या कहा कि शायद वो उस लाख की चूड़ियों का सही मोल जमींदार नहीं चुका रहे थे। तो ये बात वहाँ पे बदलू काकों को अच्छी नहीं लगती है, उन्हें गुस्सा भी आता है और कहते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप शहर से इन चूड़ियों को मंगवा सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अपनी आस्था, अपने मान सम्मान का भी अधिकार था और इसी कारण से वो जमींदार को अपनी मेहनत को यूं ज़ाय नहीं होने देना चाहते थे, उसका सही मोल पाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने छोटी सी रकम के लिए अपनी मेहनत को ऐसे बिकने नहीं दिया। तो यहाँ पर एक बात और निकल कर आती है बेटा कि जब मुश्किल समय आता है तो हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने मूल विचारों को किसी के हाथों या ऐसे ही नहीं बर्बाद कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मान लो कि आपके पिता ने कोई संपत्ति बनाई है और उस संपत्ति को समय आने पर आप उसे बढ़ाओगे या उसे घटाओगे। आप खुद सोचिए, इस प्रश्न को खुद मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि हम अपने पिता द्वारा दी गई संपत्ति को उसमें बढ़ोतरी करें, कुछ ना कुछ उसमें बढ़ोतरी करें, यही हमारा कर्तव्य बनता है। तो यहाँ पे वही ये कह रहे हैं कि मेरे पिता द्वारा जो पुश्तैनी मुझे कला दी गई है, यहाँ पर भले कांच की चूड़ियाँ आ गई है, लोग उसका महत्व नहीं मान रहे हैं, उसको नहीं समझ रहे हैं, तो मैं कांच की चूड़ियाँ नहीं बना सकता हूँ। मैं अपने लाख की जो चूड़ियाँ मेरे चरित्र में जो बसी हुई है, जो मेरा कर्तव्य था, जो मेरा कर्म था, मैं उसको यूं ही कम पैसों में बेच नहीं सकता हूँ। मैंने आम ले लिए, खड़ा खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। और वहाँ पे वो बच्चा क्या कहता है कि मैंने आम ले लिया, खाकर वहाँ से थोड़ी देर बाद चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था जो आसानी से टूट जाए। बहुत सुंदर लाइनें यहाँ कामता नाथ जी जो हैं वो जनार्दन द्वारा कहलाते हैं कि बदलू काका का जो स्वभाव था, जो चरित्र था, वो क्या बताते कि वो हार कर भी नहीं हारते हैं। हार कर मतलब भले कांच की चूड़ियों का दौर चला था, ठीक है, उनका व्यवसाय बंद हो गया तो वो हार गए थे, परंतु वो हारे नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो नई आधुनिकता के दौर में उसकी चकाचौंध में जाकर फंस नहीं गए थे। उन्होंने अपनी परंपराओं को, अपनी सभ्यता को, अपनी मूल जड़ों को ऐसे ही नष्ट होने नहीं दिया था। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर विशेषण के साथ वो बदलू काका को रखते हैं, ठीक है, रूपक लगाते हुए रखते हैं, उनको एक सुंदर सा आकार देते हुए क्या कहते हैं कि वो कांच की चूड़ियों जैसे नहीं हैं जो कि आसानी से टूट जाएंगे। क्योंकि आपको पता है ना, कांच की चूड़ियाँ जब गिरती हैं तो वो चकनाचूर हो जाती है, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। वो लाख की चूड़ियों जैसे हैं जिनका अस्तित्व इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि पाठ की पूरी व्याख्या आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कहीं कोई बात समझ में नहीं आई होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब देने के लिए हमेशा आपके लिए तैयार रहूँगी। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम रखती हूँ। धन्यवाद।